दीपक वोरा। दीपक जी, पहले आप ही बताइए। देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस की जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये तो चलता रहेगा, हमें पता है इसके पीछे और भी बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करिए। क्या वाकई हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम ध्वस्त हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई? और क्या वाकई हमारे साथ कोई भी देश जो खड़ा नहीं हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक को तो बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया था, ऑपरेशन के बाद क्या कोई भी खड़ा नहीं हुआ क्या? और क्या हमारे लिए चिंता की बात है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं डिप्लोमेट क्या कर रहा हूं सर, आप मुझे क्षमा करें, मैं तो चाहता हूं यहाँ से आई वेरी लिटिल टू डू विद दिस। मैं इस समय प्रयागराज में हूँ और अभी त्रिवेणी में मैं स्नान करके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वो शांति कुछ हद तक आपके स्टूडियो में भी पहुंच जाएगी, आपके चैनल पर। अब आपने जिक्र किया था कि 1991-94 का जो अग्रीमेंट था सर, मैं उसका बैकग्राउंड बहुत जल्दी बता दूं। आई वाज इन्वॉल्वड इन इट सर। हमने 1987-88 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया था और ऑपरेशन ब्रास टैक्स में 5 लाख भारतीय सेना को मोबिलाइज किया था। लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी एक देश की सेना का। और उस समय डर था कि कोई गलत सिग्नल चला जाता है, पाकिस्तान बड़ा घबरा गया था, उन्होंने भी काउंटर मोबिलाइजेशन किया। तो हमने कहा कि ये तो हमारा सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, हम देख रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे कि हम कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर कोई न्यूक्लियर थ्रेट हो। पाकिस्तान नहीं माना। उसके बाद फिर बातचीत होने लगी, आई वॉज इन्वॉल्व मार्जिनली कि भाई देखिए, आइंदा जब ऐसी कोई चीज होगी हम आपको इतला कर देंगे और आप भी हमें इतला करिएगा, ताकि कोई गलत फहमी ना हो जाए, बाय मिस्टेक कोई चीज ना कोई जंग ना छिड़ जाए। तो इसमें कोई बहुत दूसरी बात नहीं है सर। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में भी ये समझौते थे कि जब हमारी मूवमेंट होगी, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स की, शिप्स की आपके एरिया में, हम आपको इतला कर देंगे। कहीं गलती से आपने उसको डुबो दिया फिर तो जंग हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। दूसरा आपने पूछा हमारी विदेश नीति का। दीपक जी एक सेकंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम हैप्पी कि आप उस खुद निगोशिएशन में शामिल थे जिसमें ये समझौता कराया गया था। तो दीपक जी, आप उस समय फॉरेन मिनिस्ट्री में ही थे? जी, आप किस पोजीशन में थे? और हाँ, और जरा बताएंगे उस बातचीत के बारे में, इफ यू कैन, व्हाटएवर यू कैन रिवील। सर हमारा एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होता है, सो नहीं, मैं इसीलिए सर मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो आप पब्लिकली बता सकते हैं मैं वही पूछ रहा हूं। नहीं, आप पूछ रहे हैं 91-94 के एग्रीमेंट के बारे में? जी हाँ। अब बस ये ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बाद सर वी केम वेरी क्लोज टू अ कॉन्फ्लिक्ट एट दैट टाइम। हम लोग तो देख रहे थे, बहुत करीब आ गए थे, क्योंकि अगर किसी तरफ से गलती होती इट वुड हैव बीन अ फुल स्केल वॉर सर। हम तो कहते हैं कि हमने 5 लाख ट्रूप्स को मोबिलाइज किया था, कुछ लोग तो कहते हैं कि 5 लाख नहीं, आपने 10 लाख, ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन आर्मी को मोबिलाइज किया था। बॉर्डर पे थे हम लोग राजस्थान में और वो लोग पंजाब में मोबिलाइज कर रहे थे। उनके पास इतनी सेना नहीं है जितनी हमारे पास थी। तो एक्चुअली ये प्रस्ताव पहले उनकी तरफ से आया था सर, इन दी यूनाइटेड नेशंस के। देखिए, उन्होंने हमको एग्जांपल दिया था सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स का। उस समय तक सोवियत संघ टूटा नहीं था, वो तो 91 में टूटा था। सो देन दे हैड सेड कि देखिए, इनका भी एग्रीमेंट है, सो लेट्स प्रिवेंट ए अनइंटेंशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये उसका बैकग्राउंड था। फिर हमने उसके बाद तो ये मोबिलाइजेशन क्यों हुआ था? ऐसा उस समय कौन से हालात बन गए थे? ऑपरेशन ब्रास टैक्स इसलिए हुआ था टू टेस्ट द रेडीनेस ऑफ द इंडियन आर्मी। अगर कोई खतरा आ जाए, अगर आप पे हमला हो, तो पहले हमले हो चुके थे हमारे पे, अगर ऐसा कभी हो तो कितनी जल्दी आप मोबिलाइज कर सकते हैं। ये नया वॉर डॉक्ट्रिन था। क्योंकि सर मैं आपको बताता हूं कि फौज के साथ मेरा गहरा संबंध है। माय वाइफ ऑफ 48 इयर्स जनरल साहब की बेटी है, तो मैं बहुत अच्छी, माय डॉटर इज मैरिड टू अ जनरल सन। तो इसमें क्या होता है कि सर, टू मोबिलाइज द मिलिट्री टाइम लगता है, ओवरनाइट मोबिलाइजेशन नहीं होता है सर। सो वी वांटेड टू टेस्ट कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आए कितनी जल्दी हम उसको मोबिलाइज करें। इसीलिए नाम भी उसका दिया था ब्रास टैक्स, कि एक्चुअली वी लेट अस सी। और बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन था, हथियार भी गए, टैंक्स भी गए, बहुत कुछ था। इट वाज मैसिव। आई वेंट टू दैट एरिया आल्सो एंड इट वाज सुपर्ब। आई मीन, सारी दुनिया ने नोट किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। सो वी गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन और रिस्ट्रेंट भी था। हमने उनको ठोका नहीं वहां पे, चाहते तो हम ठोक सकते थे, बट दैट वाज नॉट द टाइम, दैट वाज नॉट द इंटेंशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जो आप बात कर रहे हैं कूटनीति की। सर एक सेकंड, एक सवाल और है, इसके बाद आप बोलिएगा सर, क्योंकि बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि आप आए सर और आप उस समझौते में शामिल भी थे। तो आज निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं, वो कह रहे हैं जिन लोगों ने वो डील किया था पाकिस्तान से, उन पर एफआईआर होने चाहिए, वो देशद्रोही हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? दीपक जी इस पे एफआईआर मत करिएगा सर, मैं तो पार्ट में नहीं इन्वॉल्व था। बट उस समय विचार ये था,
थॉट प्रोसेस बदलते हैं ना, किसी भी देश की नीति स्टैटिक नहीं रहती। अगर नीति स्टैटिक है देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया, फिर वो देश कभी कामयाब नहीं होता है सर। बदलती रहे, चाणक्य ने भी कहा था अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। नहीं, मैं दीपक जी ये पूछना चाह रहा हूं कि उस समय वो जो समझौता किया गया वो वक्त की जरूरत थी ना उस टाइम पे, इसीलिए किया गया। एब्सोल्युटली उस समय जरूरत थी कि कहीं इनएडवर्टेंटली, बिना सोचे समझे जंग ना हो जाए, क्योंकि हमने, आपको याद है कि हमारा 1974 में स्माइलिंग बुद्ध हमने बॉम्ब टेस्ट किया था। बाय 1987-88 पाकिस्तान बहुत करीब था बॉम्ब बनाने के। फिर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आगे मैं नहीं बताऊंगा कि हमने कब पहली बार बॉम्ब बनाया, ये सब चीजें जाने दीजिए, नहीं तो मेरी सरकार मुझे पकड़ लेगी। नहीं। हाँ सर, अब जरा डिप्लोमेसी पर आइए सर, और बताइए दीपक जी क्या आ रहा हूं सर। 71 का जो हमारा जंग हुआ था ना सर, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे सर, आई एंटायरली एग्री विद हिम कि हम लोग ये कभी ऐलान नहीं करते हैं कि हम आपके साथ हैं। हमने सोवियत संघ के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी, लेकिन जब जंग हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, कोई देश नहीं आया। यूनाइटेड स्टेट्स को भूल जाए, उस समय वो बेवकूफ उनका प्रेसिडेंट होता था रिचर्ड निक्सन, जिसको हम ट्रिकी डिक कहते थे। वो बड़ी बड़ी बातें करता था। श्रीमती इंदिरा गांधी भी गई थी उनसे बताने के लिए कि रिफ्यूजियों का वजन हम नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। सो एट दैट टाइम इट वाज अ डिफरेंट इशू। कोई हम लोग करते नहीं है सर। यूक्रेन, जैसा आपने बताया, यूक्रेन रूस के बीच में जंग हो रहा है, हम जाके नहीं कहते हम तेरे साथ है। व्हाई? इजराइल गाजा में हो रहा, हम तेरे साथ हैं। व्हाई? सर आप देखते हैं कि अफ्रीका में इस समय, सर आज 2025 में हम मई के महीने में बात कर रहे हैं, इस समय देयर आर 59 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में चल रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ तो सो गया ना, बुढ़िया होगी, 80 साल की हो जाएगी, उसको खत्म करिएगा। बट हो रहे हैं, बट वी डोंट टेक साइड्स। कोई देश नहीं कहता कि हम तेरे साथ हैं। ये टर्की वाले बेवकूफ लोग हैं। आई विल टेल यू व्हाई। जिस दिन हमारे, मान लीजिए कि संबंध ठीक हो जाते हैं हमारे दो देशों के बीच में, जो इस समय हम लोग प्रतिद्वंदी हैं, तो फिर टर्की कहां रहेगा? फिर वो आके माफी मांगेगा हमसे, जी गलती हो गई, वो बड़ा बेवकूफ था, तो आधा दरबान जिसको मैं कहता हूं, अर्दवान एटसेट्रा। सो वी नेवर डू इट। वी आर वेरी मैच्योर डिप्लोमेट्स। हमारी डिप्लोमेसी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंडली मैं आपको बताता हूं सर, एक चीज है ग्लोबल साउथ, आपने ये नाम सुना हो। ग्लोबल साउथ में 120 देश हैं सर, और हर साल प्राइम मिनिस्टर मोदी एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं, समिट करते हैं कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। सब ये कहते हैं, एंड आई से दिस सो दैट आप लोग समझ पाए, मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं, सोच समझ के, हमारे वरिष्ठ पत्रकार इसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो सब कहते हैं कि हमारा रोल मॉडल भारत है। वो हम ये कहते हैं कि जहां आप 60 साल पहले थे, भारत की बात करते हो, हम आज वहां पर हैं। हमारी आर्थिक स्थिति वहां पर है, हमारी पॉलिटिकल स्थिति वहां पर है, हमारी मिलिट्री वहां, आप तो कहां से कहां निकल गए। तो फिर वो कहते हैं वी एक्सेप्ट यू एज आवर रोल मॉडल। 2-3 है जो कहते हैं अभी भी यूरोप के पीछे दौड़ते हैं। सर मैं आपको बताऊं, मैं यूरोप की इकोनॉमी की किताब मांगने गया था, मैं अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को बता रहा हूं, मैं लाइब्रेरी में गया, यूरोप की इकोनॉमी की किताब दो, वो बोले हिस्ट्री सेक्शन में जाके ढूंढ लो। यहाँ पर तो हमारे पास कोई नहीं है कि उस कॉन्टिनेंट का क्या हाल हो रहा है। दीपक जी लेकिन क्या ये सच नहीं है कि एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान ये हाइफनेशन तो हो ही गया। पिछले 5-6 साल में लोग इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग करके देखने लगे थे। आपने बिल्कुल सही फरमाया सर। फॉर द फर्स्ट 30 years ऑफ माई करियर हमेशा हम लोग डिफेंड करते थे भारत की कश्मीर पॉलिसी को। हम लोग यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते, बहुत समय हम बर्बाद करते थे, एनर्जी बहुत बर्बाद करते। जब से हमने मेन स्ट्रीम किया है कश्मीर को, तो पूरा नैरेटिव बदल गया। लेकिन ये फिर कोशिश की गई, जो हमारे को एक टोकरी में रखा था भारत और पाकिस्तान, हम टोकरी से बाहर निकल गए थे। अब हो गया था, आपको बताता हूं, अब अफपैक हो गया था, अफगानिस्तान पाकिस्तान। हम लोग टोकरी में चले थे, भारत और चीन की टोकरी में। तो चाइना बड़ा खुश होगा कि हमको वापस डाल दिया, बट वी आर रेजिस्टिंग इट। हमने पाकिस्तान के, वी हैव नॉट गॉन आउट टू द वर्ल्ड एंड सेड कि बदमाश है एटसेट्रा। हमने डेलीगेशन भेजा है समझाने के लिए कि हमारी पोजीशन क्या है। सो वी आर नॉट गेटिंग बैक इनटू। सर मैं आपसे विनम्रता से, हमारे जो प्रवक्ता हैं विदेश पार्टीज के और जो हमारे जर्नलिस्ट हैं सर, हम चाणक्य की संतान हैं, हम बहुत होशियार हैं डिप्लोमेसी में सर। बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। ओके दीपक जी एक सेकंड रुकिएगा जरा।